हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अभ्यास सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा आज है अकाउंटेंसी। अब इस अभ्यास सीरीज़ में आपको सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं यूट्यूब पे और आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक को कंसिडर करेंगे। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं और ये टॉपिक अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसके 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको मूविंग बैनर दिख रहा है वीडियो में, दिस इज़ अबाउट गाइड बुक और द UPSC EPFO। अब इस गाइड बुक में आपको मिलेगा क्या? EPFO एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सैलरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा और डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। इसके साथ ही साथ PYQs विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस गाइड बुक के थ्रू। अब ये गाइड बुक आपको मिलेगी कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइएगा और इस गाइड बुक को फ्रीली डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो की जो भी PPT होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Mohan purchased goods for rupees 15 lakh and sold 4/5 of the goods for rupees 18 lakh and met expenses amounting to 2,50,000 during the year। अब देखो इसमें बोला क्या गया है। मोहन ने सामान तो खरीदा था 15 लाख रुपए का, लेकिन इस 15 लाख के सामान में सारा का सारा सामान नहीं बेचा है। कितना सामान बेचा है? इसका 4/5 ही बेच पाया है वो। तो 4/5 करोगे अगर 15 लाख का तो कितना आएगा? 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 12 लाख रुपए का जो उसने सामान खरीदा था उसको बेचा है उसने। पर ये बेचा कितने में? ऑब्वियसली ज़्यादा में बेचा होगा। 18 लाख रुपए में बेच दिया इसको। कितने में बेच दिया? सेलिंग प्राइस क्या होगी? 18 लाख। अब इस 12 लाख के अलावा कुछ और एक्सपेंसेस भी किए हैं उसने, जो कि है 2,50,000। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे जो हम काउंट करेंगे इस अकाउंटिंग पीरियड में? दैट विल बी 14,50,000। ठीक है, 12 लाख प्लस 2,50,000 इज गोइंग टू बी 14,50,000। और आपका रिवेन्यू कितना था? 18 लाख। दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? 3,50,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है ही काउंटेड द नेट प्रॉफिट एज 3,50,000। बिल्कुल सही है, हमने भी निकाला अभी। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वॉज फॉलोड बाय हिम। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने ये बात पहले भी पढ़ी है और मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, पर जिसके बेसिस पे कर रहे हो रिवेन्यू जनरेट, मतलब जो सामान बेच के आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, सिर्फ उस सामान की कॉस्ट को ही आप इस साल कंसिडर करोगे, बाकी बचे हुए सामान की कॉस्ट को कंसिडर इस साल नहीं करोगे। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि वॉट एवर रिवेन्यू यू आर जनरेटिंग, द कॉस्ट रिलेटेड टू दैट रिवेन्यू ओनली यू आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए हमने 15 लाख कॉस्ट नहीं ली, हमने कितनी ली कॉस्ट? 12 लाख ली, क्योंकि 12 लाख की ही कॉस्ट का सामान उसने बेचा है। अच्छा, बचे हुए 3 लाख का क्या होगा? ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर जब ये सामान बेचा जाएगा तब 3 लाख की कॉस्ट को कंसिडर किया जाएगा, बट अभी 12 लाख ही लिया जा रहा है एज फार एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट गलत जवाब, मैचिंग कॉन्सेप्ट येस, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है आपको। जहाँ पे क्रॉस का साइन लगेगा वो आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जिस ट्रांजेक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे, बाकियों को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग पीरियड किसको कहते हैं? इट रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। ये भी बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग पीरियड एक स्पैन ऑफ टाइम है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ये एक अकाउंटिंग पीरियड है जिसके एंड में आप पूरे साल भर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। बिल्कुल गलत है ये। जब भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करोगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करोगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था
कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं और जो बिजनेस हैं ये डिफरेंट एंटिटी हैं। तो जब बिजनेस अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर ओनर शेयर होल्डर्स या ओनर्स का कोई पर्सनल एक्सपेंस है वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बट फिर भी हम डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, हमको पता चल गया आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बट हमें एलिमिनेट करने के लिए डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम दी बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर्स। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट का बायस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है उसी को आप रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो वेरीफाइड चीज़ें हैं जिसका एविडेंस है, जैसे अगर ट्रांजेक्शन है तो उसका प्रूफ होगा ना, उसके बेसिस में ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच अकाउंटिंग अजम्पशन allows us to charge from the revenue of a period only that part of the asset which has been consumed। यहाँ पे asset की बात हो रही है। It has been consumed or used to earn that revenue in that period and carry forward the remaining amount to the next year over the estimated life of the asset। इसमें ये कह रहा है कि आपने एक asset खरीदा, मान लेते हैं आपने कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए का। ठीक है, बिजनेस है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा। अब पहले साल मान लो 25-26 फाइनेंशियल ईयर में, और ये मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 10 साल तक चलेगा ये। तो इस साल हम इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे। हर साल इसकी कॉस्ट कितनी, हर साल इसको पीएल अकाउंट में एक्सपेंस कितना मानेंगे हम, 10,000 मानेंगे। बाकी कॉस्ट अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं 10 सालों तक। हर साल हम एक्सपेंस कितना मान रहे हैं, 10,000 का मान रहे हैं। तो हम ये 10 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर ही क्यों रहे हैं, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं, दिमाग लगा के बताइए। अगर हम किसी असेट को 10 साल तक आगे कैरी करते जा रहे हैं, इसका मतलब है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कंपनी आने वाले सालों तक चलती जाएगी। 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ असेट। तो इसका मतलब है हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इस 1 लाख का कंप्यूटर हम इसी साल पूरा एक्सपेंस मान लेते। अगर हमें ये लग रहा होता कि इसी साल हमारी कंपनी बंद हो जाएगी तो इस 1 लाख का असेट ही इस साल ही एक्सपेंस में डाल देते, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम 1 लाख को डालते हैं असेट में पहले, तो जब हमने खरीदा, फिर साल के एंड में साल का जो डिप्रिसिएशन होता है उसी को चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस। फिर अगले साल अगेन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, फिर उसके भी अगले साल अगेन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हर साल 10,000 रुपये एक्सपेंस चार्ज हो रहा है एज द डिप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इसमें, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द आंसर। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, सारे के सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये मतलब है किसका, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, 2 फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब कम से कम 2 अकाउंट्स को कोई भी ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट करता ही करता है। ये मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर किसी साल यूज़ कर रही है कंपनी, उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को हर साल आगे यूज़ करती रहेगी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 February 2022 an old plant was purchased for 50 lakh by Ram Enterprise, which is into the business of manufacturing soaps. An amount of 20,000 was spent on transportation of the plant to the factory site। और इसके अलावा 30,000 का एक्सपेंस किया है रिपेयर करने के लिए, ताकि इस प्लांट को रनिंग पोजीशन पे लाया जा सके, और 25,000 का एक्सपेंस किया है इंस्टॉलेशन पे। आपको बताना है कि प्लांट की किस वैल्यू पे ये असेट रिकॉर्ड होगा हमारे बैलेंस शीट पे। तो बहुत आसान है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। जो भी आपकी कॉस्ट है उसी पे आप रिकॉर्ड करोगे, और यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उसको किस वैल्यू में हम अपनी बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। पहली बात तो जो परचेज प्राइस है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उस असेट को जब तक आप फैक्ट्री की लोकेशन तक ना लेके आएँ
तब तक उसमें जो भी कॉस्ट लग रही है, मतलब फैक्ट्री की लोकेशन तक लाने तक उसमें जो भी कॉस्ट लग रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो कोई भी कॉस्ट हो, वो सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है प्लांट की कॉस्ट में। ऐसा नहीं कि जिसमें आपने खरीदा, जिसमें आपने प्लांट को खरीदा जिस प्राइस में, खाली वही नहीं रहता है असेट का प्राइस, नहीं। इसमें क्या रहेगा, असेट का परचेज प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो आपको ट्रांसपोर्टेशन करने में कॉस्ट आई है वो भी रहेगा, और इसके साथ ही साथ उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, मतलब उसको इंस्टॉलेशन करने का जो भी आपका एक्सपेंस है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, वो भी असेट की प्राइस में काउंट होगा। तो ओवरऑल क्राइटेरिया ये है कि कॉस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, परचेज प्राइस भी रखनी है, एंड ऑल द कॉस्ट विच यू आर गोइंग टू इनकर टू ब्रिंग द मशीनरी, टू ब्रिंग द असेट इनटू द प्रेजेंट लोकेशन एंड इनटू द प्रेजेंट कंडीशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जैसा मैनेजमेंट को लगता है कि काम करने के लिए ज़रूरी है मशीन का इस कंडीशन में रहना, इस कंडीशन तक लाना, इंस्टॉल करना, तभी तो काम कर पाएगी ना मैनेजमेंट, तभी तो उसका यूज़ कर पाएगी मैनेजमेंट उस असेट का। तब तक उसमें जो भी कॉस्ट है सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है असेट के कॉस्ट में। तो यहाँ पे 50 लाख भी कॉस्ट इंक्लूड होगी, साथ में 20,000 भी होगी, 30,000 भी होगी, 25,000 भी होगी, 20 + 30 50, 50 + 25 75, और प्लस 50 लाख, दैट विल बी 50,75,000। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बट मेन था आपका कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबको आप परचेज प्राइस में इंक्लूड, सारे के सारे असेट्स को आप परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस परचेज प्राइस में क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है ही है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी है, साथ में और सारी कॉस्ट एक्सपेंसेस जो कि असेट में आप लगा रहे हो जिससे आप उसको यूज़ करने के लायक बना सको। ध्यान रखना है, सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ फर्म परचेजेज मशीन वर्थ ₹10 लाख ऑन क्रेडिट। इससे होगा क्या, 10 लाख का आपने क्रेडिट का मशीन खरीदा, इससे बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो असेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा असेट। मशीन आपने खरीदी है 10 लाख रुपए की, तो असेट तो बढ़ेगा 10 लाख रुपए का। लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, नहीं जी, आपने क्रेडिट में, उधार में खरीदा है ना, तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी ना। असेट बढ़ रहा तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी इस केस में, तभी तो बैलेंस शीट बराबर होगी। पहला ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन कहता है कि असेट बढ़ेगा और असेट घटेगा, नहीं असेट घटेगा नहीं, एक असेट बढ़ेगा और दूसरा असेट घटेगा नहीं, दूसरे असेट का कुछ नहीं होगा, एक असेट बढ़ेगा और दूसरी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, लोन बढ़ जा रहा है। सी ऑप्शन, असेट बढ़ेगा एक साइड और दूसरी साइड लाइबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर है। ये इजी था तो इसमें मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, आपको फिर बता देता हूँ। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आपको कैश से मतलब नहीं है कि आपने कैश कब आपको मिला और कब आपने कैश दिया, उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग नहीं करते हो। जब ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो। जैसे आपने कोई सामान बेच दिया, सारे राइट्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र कर दिए विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट, तो आप सेल की ट्रांजैक्शन को उतार लोगे, अपनी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। आप इसका वेट नहीं करोगे कि कब आपको कैश मिल रहा है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में हो गया। सेम आपका अक्रूवल बेसिस अप्लाई होगा एक्सपेंसेस के केस में। आपने कोई सामान खरीदा, आपको पता है कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है 2-3 महीने बाद, जितने का भी क्रेडिट टाइम आपको अवेलेबल कराया गया है आपकी पार्टी ने, तो आप इसका वेट नहीं करोगे कि कब आप कैश की पेमेंट करने जा रहे हो, नहीं। जब आपको मिल गया, जब आपको सामान मिल गया, ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, अब आप क्या करोगे, अब इसको रिकॉर्ड आप अपनी बुक्स में कर लोगे। ठीक है, चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। रिवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रैदर देन व्हेन दे आर पेड। लुक्स करेक्ट, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसीट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। ये कह रहा है कि जब आपको पेमेंट मिलती है और राइट टू रिसीव पेमेंट जब है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस है। जब आपको राइट टू रिसीव पेमेंट है तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो, आप एक्चुअल कैश की रिसीट का वेट नहीं करते हो, तो डिस्टिंक्शन तो है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको एलिमिनेट हमने कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन, मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट इन द पीरियड इन विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड, बिल्कुल गलत है। अगेन अक्रूवल बेसिस ऐसा नहीं कहता है, अक्रूवल कहता है कैश से कोई मतलब नहीं है, ये तो कैश बेसिस कहता है। अगर हमने कैश बेसिस में अकाउंटिंग की होती है तो कैश से मतलब होता है, जब कैश मिला तब एंट्री करो, जब कैश दिया तब एंट्री करो, वो कैश बेसिस होता है।
ये भी गलत है। तो क्लियरली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द असेट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ₹6,80,000 एंड आउटसाइडर्स क्लेम, मतलब लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 1,30,000 है, कैपिटल कितनी होगी? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, है ना, मालूम है ना। अब असेट कितना है, 6,80,000 है टोटल असेट, किससे मिलके बनता है, कैपिटल और लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 1,30,000, ठीक है, लाइबिलिटी है 1,30,000, कैपिटल कितना हो जाएगा, कैपिटल मान लो एक्स है, तो भाई सिंपल आप इसको ट्रांसपोज कर दोगे, 1,30,000 को माइनस कर दोगे 6,80,000 से, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना होगा इसका, 5,50,000 होगा, मन में कर सकते हो आप माइनस, 130, 180 तक जाएगा तो 50,000, 1 से 6 तक जाओगे तो 5 लाख, 5,50,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको याद रखनी है। टोटल एसेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले तो बात समझिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। तो जब आप असेट वगैरह खरीदते हैं ना, तो बैलेंस शीट में एंट्री करते हो ना सारे असेट्स की, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अकर होता रहता है, सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ठीक है, वेजेस पे की, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, बट आपका नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन चल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही बढ़ा देते हो, फ्यूचर तक आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब आपका ओवरऑल ग्रोथ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोनों में बोल रहा है कि इनकरेक्ट क्या है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट जो हमको दे रखी है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, सैलरी, वेजेस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड ऑल। कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी दे देता हूँ, जब आप असेट खरीदते हो, मान लो अपने बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑप्शन को। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंजॉयड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है ये, को पता करना है इनकरेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता रहेगा। आप बड़े एक्सपेंडिचर कर रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, तो फ्यूचर में भी इसका आप बेनिफिट इन्जॉय करते रहोगे। मान लो एक थिएटर है, एक हॉल है, उसमें आपने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट आगे तक मिलता रहेगा। कार का इंजन ही आपने चेंज करा दिया, एवरेज बढ़ जाएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल रिपेयरिंग करा रहे हो तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉर्मल रिपेयरिंग एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। बी, दी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एंजॉयड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल तक ही ले सकते हो। सैलरी दी आपने, तो इसी साल का जो आप काम वगैरह करा रहे हो, 1 महीने की सैलरी मिलती है ना, ऐसा तो नहीं कि 5-6 साल की सैलरी एक साथ मिल जाती है। ठीक है, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसके बेनिफिट आपको जनरली मिल जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेंट दे रहे हो, मंथली देते हो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रहे हो तो मंथली देते हो। ऐसा तो नहीं कि आज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर दिया आपने और आपको 4 साल का जो छुट्टी हो गई, ऐसा तो नहीं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये भी सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बार ये रिकर होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ की आप मशीनरी हर महीने नहीं खरीद रहे हो, आप असेट्स खरीद रहे हो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सको और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सको, ये भी सही है। दी ऑप्शन सेज ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवेंचुअली बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, एक तरह से आप उल्टा कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। जैसे आपने मशीनरी खरीदी, अब आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हो ना, तो हर साल इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि आप इसको इसी साल के एक्सपेंस में इंक्लूड कर दे रहे हो, इसका कुछ पार्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इवेंचुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये डिफरेंस है, हमने डिफरेंस पढ़ लिया है, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, तो दोबारा इसको रीड नहीं कर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, टेली सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर व्हाट। वेरी इजी क्वेश्चन। टेली सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं हम? अरे अकाउंटिंग करने के लिए। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक सॉफ्टवेयर होता है ये, जिसके थ्रू आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हो।
अब टैली ही यूज़ होता है या दूसरे भी SAP यूज़ होते हैं, ठीक है। बट जो ये बहुत ही कन्वेंशनल टूल है जो बहुत टाइम से यूज़ होता जा रहा है। अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए मार्केट में, बट टैली अभी भी एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये अकाउंटिंग का टूल है, तो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अकाउंटिंग आंसर, टैली सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर अकाउंटिंग। चलो अब है आपका 10th क्वेश्चन और लास्ट, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन विच पीरियड। ये आपको खुद आंसर करना है वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको करना है। अब अगर आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे पास एडुटैप के पास आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस, MCQs, मॉक्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ प्लस है, टेस्ट सीरीज़ प्लस में क्या है ना, आपको स्पेशल कंपोनेंट्स के MCQs मिल जाएंगे। स्पेशल कंपोनेंट्स मतलब वो सारे कंपोनेंट्स जो आपने जनरली UPSC की तैयारी करते टाइम पे, UPSC CSE की तैयारी करते के टाइम पे नहीं पढ़ा होगा, जैसे अकाउंटेंसी है, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं स्पेशल कंपोनेंट्स हैं आपके। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको मिल रहे हैं मॉक्स टेस्ट सीरीज़ प्लस में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। बाकी आपको पूरे सारी वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, सब कुछ शुरू से पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, तब मास्टर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये UPSC EPFO के लिए आपके लिए हमारे पास 3 कोर्सेज हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे और ये सारे कोर्सेज की डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर देना होमवर्क क्वेश्चन का।